नमस्कार। भगवान ग्रुप ऑफ एग्रीमेंट्स में मैं सागर महेश पाटीदार आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम मिर्ची में पर्ण कुकुड़ा रोग या यूं कहें कि मिर्ची के वायरस के जो बीमारी होती है उस बारे में बात करेंगे। आइए हम देखते हैं इसमें क्या क्या देखें। तो बीमारी का मुख्य कारण या किन किन कारणों से ये बीमारी होती है। उसके बाद है बुआई से पहले मृदा का उपचार कैसे करें, इस बीमारी से बचने के लिए मृदा उपचार कैसे किया जाता है, उर्वरक के प्रयोग से पौधों में प्रतिरोधक क्षमता किस प्रकार विकसित की जा सकती है, खड़ी फसल में इस रोग से कैसे बचे जा सकता है, किसानों के द्वारा उपयोग में लिया जाने वाला जो कीटनाशक है, अलग अलग जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं, किसान किन किन कीटनाशकों का उपयोग करते हैं के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। इसी के साथ साप्ताहिक जानकारी, एक अच्छी खबर है तो बुरी खबर के बारे में भी आपको बताया जाएगा जो कृषि से संबंधित। आइए हम बात करते हैं इंसानों का कोरोना रोग। आप ये सोच रहे होंगे कि इसे यहाँ क्यों बताया जा रहा है। चूंकि यह भी एक विषाणु जनित रोग है और जिस बीमारी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो भी एक विषाणु जनित रोग। तो जो बातें यहाँ पर फॉलो की जाती है उसे हमें वहाँ पर भी देखना होगा, इसलिए आप थोड़ा सा देख लीजिए। यह एक विषाणु जनित रोग है। सावधानी क्या क्या रखते हैं इससे बचने के लिए हम, तो सामाजिक दूरी और मास्क। इसमें हम सब जो गिलोय या काढ़ा या अन्य चीज़ें पीते हैं इससे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करते हैं। इसके बाद है रोगी को अलग रखा जाता है, क्वारंटाइन किया जाता है। उपचार क्या है, इसका कोई उपचार नहीं है। हम सभी इस बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोरोना का अभी तक भी कोई उपचार नहीं है। वैक्सीन और यूं कहें क्वारंटाइन या जो भी इलाज जो हो रहा है, ये सारी चीज़ें एक प्रकार से इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए है या सावधानी के तौर पे। वैक्सीन भी एक प्रकार से सावधानी के लिए है, ये कोई इलाज नहीं है, ये सावधानी है। तो सावधानी ही सबसे बड़ा उपचार है इस कोरोना के लिए भी और जिस बीमारी के बारे में हम बात करने वाले हैं उस बारे में भी। आइए हम बात करते हैं मिर्ची में पर्ण कुकुड़ा या चिली लीफ कर्ल वायरस। यह है रोग एक विषाणु जनित रोग है। इस रोग में मिर्ची की जो पत्तियां हैं वो मुड़कर छोटी हो जाती हैं और शिराएं मोटी हो जाती है। जो पत्तियां हैं वो मोटी दिखाई पड़ती है शिराओं की वजह से। इसके बाद है पौधों की बढ़वार रुक जाती है, पौधे झाड़ी नुमा दिखाई देते हैं और पौधों पर फल लगना कम हो जाता है। जो फल लगते हैं भी है वो क्रूप हो जाते हैं या अपने शेप में मुड़ जाते हैं। इसके बाद हम बात करें तो इस बीमारी के कारण क्या है। यही वो बात है जो मुख्य तौर पर हर किसान को ध्यान देना चाहिए कि आखिर किसी भी कोई भी बीमारी आ रही है तो उसका मुख्य कारण क्या है। तो आइए हम देखते हैं इसका जो मुख्य कारण है। हर प्रकार की स्टडीज जो इस पर की जाती है उसमें अलग अलग जो कारण होते हैं वो बताए जाते हैं, जिसमें प्राथमिक कारण है फसल अवशेष के बारे में बताया गया है। जो पिछले साल फसल रोग ग्रसित हो गई थी और हमने उसे पीसकर फिर से फसल या खेत में मिला दिया है, तो वही वो जो अवशेष बचे हुए हैं वही इस बीमारी को उत्पन्न करने का या वापस से बीमारी आने का प्रमुख कारण है, प्राथमिक कारण है। इसके बाद हम बात करें, ये एक रोग जनित या विषाणु जनित रोग है। तो जो कीटों के जो कीट भी इसको इसको वाहक के तौर पर काम करते हैं वो इसे बड़ी जल्दी फैलाते हैं या बड़ी आसानी से ये एक खेत से दूसरे खेत में पहुंच जाता है। अक्सर ये पड़ोसी खेत से हमारे खेत में वाहक के द्वारा आ जाता है। यह वायरस सफेद मक्खी द्वारा रोग ग्रसित पौधों से दूसरे पौधों में फैलता है। मतलब एक पौधों से दूसरे पौधे में ये नहीं जाएगा। अगर यदि ये हम जो सफेद मक्खी थ्रिप्स यार इनको कंट्रोल कर लेंगे तो। इसके बाद हम देखें तो यहाँ पर ये बताया गया है या दिखे अपने को दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से पिछली जो फसल थी उसको पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया गया है। ये सफेद मक्खी है और ये थ्रिप्स है। इसके बाद हम बात करें इस रोग से हमें बचने के लिए खेत की तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए। तो खेत की तैयारी करने के लिए हमें सबसे पहले खेत की गहरी ग्रीष्मकालीन में जुताई करनी चाहिए, मतलब डीप समर प्लॉइंग जिसे कहते हैं। गर्मी के दिनों में ही हमें इसे कर देना चाहिए। इसका मुख्य कारण यह है कि जो हमारे वाहक है, जो सफेद मक्खी है या थ्रिप्स है, इनके जो अंडे जमीन में होते हैं या कहीं ना कहीं ये अपने जीवन काल में जमीन के अंदर होते हैं, तो वो पूरी तरीके से वहां पर नष्ट हो जाए धूप के कारण या जो हमने जमीन की जब जुताई करी है वहां पर मिट्टी इधर उधर होती है तो जिस कारण ये नीचे चले जाते हैं और ये नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद है मेड़ साफ सुथरी रखी जाए। जो हमारे खेत के आसपास की मेड़ है उसको पूरी तरीके से साफ सुथरा रखा जाए, किसी भी प्रकार का कोई कचरा ना रख। खेत के आसपास पुराने विषाणु ग्रसित मतलब वायरस वाले जैसे मिर्ची पपीता टमाटर, इन तीन फसलों में अधिकतर हम देखते हैं कि यही तीन फसलों में अधिकतर ये रोग आता है या विषाणु जनित रोग आते हैं। तो इनके अवशेष जो पूरी तरीके से हमें नष्ट कर देना है। इसके बाद है
खेत में अधिक वर्षा की स्थिति में जल निकासी और मिट्टी परीक्षण के अनुसार संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरक का प्रयोग करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से पिछले साल के वर्ष खत्म हो गया, खरीफ सीजन या रबी सीजन खत्म हो गया, उसके बाद फसल अवशेष को जलाया जा रहा है, पूरी तरीके से नष्ट किया जा रहा है। इसके बाद है बुआई से पहले मृदा उपचार कैसे करें। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे थाइमेथॉक्सेन, ये एक केमिकल है, टेक्निकल नेम है थाइमेथॉक्सेन, और ये एक कंपनी का एक दवाई का नाम है जो अपने को हमको 45 या 65 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। इसका उपयोग कैसे करना है, परख या रेत के साथ मिलाकर बुआई से पहले इस पाउडर को पूरे खेत में हम डालना है। इससे क्या होगा कि जो सफ़ेद मक्खी और जो भी उनके अंडे हैं, या यदि वो जमीन में है तो वो पूरी तरीके से वहाँ पर नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद हमें नीम ऑयल से ड्रिप में ड्रेंचिंग करना है। अगर जो व्यक्ति या जो भी किसान भाई ड्रिप की मदद से या इनलाइन में ये उपयोग कर रहे हैं, तो वो नीम ऑयल की ड्रेंचिंग करें। उसकी मात्रा क्या रहेगी, 250 ग्राम प्रति एकड़। के बाद हम बात करें तो जो तैयार बेड किए गए मिर्ची लगाने के लिए, उसमें अच्छी अच्छी तरीके से सड़ी हुई गोबर खाद का उपयोग करें या वर्मी कंपोस्ट खाद हम यदि उपयोग कर रहे हैं तो उसकी जो मात्रा है वो 8 से 10 टन प्रति एकड़ रहेगी, और अगर वर्मी कंपोस्ट उपयोग कर रहे हैं तो 5 से 6 टन प्रति एकड़। ये खाद सड़ी हुई गोबर अच्छी तरीके से इसलिए होना चाहिए कि इसमें एक प्रकार का कीड़ा होता है जो हमारी जड़ों को नीचे से काट देता है। अगर ये अच्छी तरीके से सड़ी हुई होगी तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। इसके बाद है, अगर आप यदि कोई किसी प्रकार का खाद यदि पहले नहीं दे रहे हैं, जैसे रासायनिक खाद, तो आप उसमें जैव अमृत या डीकम्पोजर का उपयोग कर सकते हैं, जिससे ये जो गोबर खाद है या वर्मी कंपोस्ट है ये जल्दी एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें ट्राइकोडर्मा वर्डी या सूडोमोनास फ्लोरेंस। ट्राइकोडर्मा वर्डी है, ये फंगस को मारने में काम आता है, फंगस को कंट्रोल करने में काम आता है, और सूडोमोनास है, ये बैक्टीरिया को कंट्रोल करने में काम आता है। तो आप यदि चाहें तो आपकी रोपाई करने से पहले आप इन दोनों का ड्रिप में उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद है पौध की खेत में रोपाई कैसे करें। जो पौध हमारा स्वस्थ हो, जो नर्सरी से लाया गया वो पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहिए, पहले तो इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए, और उसके बाद हमें रोपाई कैसे करनी है इस बातों पे हम देखते हैं। तो फसल को रस चूसक कीटों से बचाव के लिए, जो रस चूसक कीट है वही इस बीमारी को फैलाते हैं, तो उसके बचाव के लिए हमें क्या करना है, रूट ड्रेंचिंग करना है। और रूट ड्रेंचिंग हम कैसे करेंगे, इमिडाक्लोरोप्रिड नामक एक केमिकल आता है या कीटनाशक आता है, जिसकी हमें मात्रा लेना है 7 ml प्रति लीटर पानी में। 1 लीटर पानी में 7 ml इमिडाक्लोरोप्रिड डालना है, और जो रूट्स हैं या जो जड़ें हैं, हमारे जो खुद लाए हैं उसकी जड़ें हैं, उसको 20 मिनट तक इस पानी में डुबोए रखना है। जिससे क्या होगा, जड़ें वो पानी को अवशोषित कर लेगी और वो पूरी तरीके से उस पौधे में फैल जाएगा। इसके बाद है हर प्लॉट या वॉल के आसपास ज्वार या मक्का की 2 से 3 कतारें लगाना, जो अवरोधक का कार्य करेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमने बात करी थी कोरोना में, तो कोरोना में जो सोशल डिस्टेंसिंग है और मास्क है वो क्या करता है, सावधानी का कार्य करता है। उसी प्रकार हमें इस बीमारी से बचने के लिए या हमारी फसल को इस बीमारी से बचाने के लिए ये मक्का की जो 2 से 3 लाइनें या 2 से 3 कतारें हैं, ये उसी प्रकार काम करेगी जिस प्रकार वहां पर मास्क कर रहा है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे इधर किसान भाई इस चीज का उपयोग नहीं करते या इस प्रकार की खेती नहीं करते कि बॉर्डर क्रॉप लगा दे, परंतु मेरा आप सभी से निवेदन है कि एक बार इसका उपयोग करें, इससे आपको फायदा ही होगा, किसी प्रकार का कोई आपका प्रोडक्शन नहीं घट जाएगा। पूरी मिर्ची को खत्म करने से अच्छा है कि थोड़ी सी मिर्ची कम भी हो जाएगी तो अपने को कोई समस्या नहीं है, परंतु आप इस चीज का उपयोग अवश्य करें। इसके बाद है साथ ही हर प्लॉट में गेंदा या अन्य फूल वाली फसल लगाएं। अब इसका महत्व क्या है कि जैसे जब भी हम किसी भी प्रकार के फूल वाली फसल लगाते हैं, तो एक अच्छा अच्छा इसका महत्व ये है कि ये परागण जो होता है, मिर्ची का जो परागण है उसको अधिक करती है या उसे बढ़ाती है। दूसरा ये है कि जो रस चूसक कीट होते हैं तो ये आकर्षित कर लेती है अपनी ओर, वो जो मिर्ची की तरफ जा रहे हैं कीट, तो ये अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं जो फूल वाले फसल रहती है। या ये जैसे जिस प्रकार से गेंदा इसका मुख्य एग्जाम्पल है। अब गेंदे की एक एक लाइन लगा दीजिए, 4 लाइन 5 लाइन मिर्ची के लगा दीजिए, फिर गेंदे की एक लाइन लगा दीजिए, एक कतार लगा दीजिए, जिससे ये आपको बहुत बहुत उपयोगी रहेगा। इसके बाद हम बात करें तो खेत में रोग के प्रारंभ लक्षण दिखने पर, जो भी पौधे में इस प्रकार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उसे खेत से निकाल कर ऐसी जगह डालें जहां से वो विषाणु फिर से वापस ना आए। आप यदि वहीं पर उखाड़ कर उसे रख देंगे तो वो फिर से वापस रोग फैलने लगेगा, इसलिए इसे खेत से बाहर करके या तो गड्ढे में डालकर बंद कर दें। इसके बाद है खेत में सफेद मक्खी की निगरानी के लिए पीले प्रपंच, प्रपंच मतलब जो येलो स्टिकी कार्ड आते हैं,
येलो कलर पीले कलर के कार्ड आते हैं जो हम अक्सर खेतों में अब आजकल देखने लगे हैं, किसानों के खेतों में लगे मिलते हैं। वो जो कार्ड है अपने को 10 कार्ड प्रति एकड़ के हिसाब से लगाना है, जिससे हम क्या कर पाएंगे कि अगर हमारे खेत में ये रस चूसक कीट आते हैं तो उनकी निगरानी हम रख पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये महिला किसान किस प्रकार से अपने पौध की रूट ड्रेंचिंग कर रही है, जड़ों की ड्रेंचिंग कर रही है। यहाँ पर ये बॉर्डर क्रॉप लगाई गई है। ये जो मुख्य खेत है मुख्य फसल है उसके आसपास से बॉर्डर क्रॉप, और मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सभी भी इसका प्रयोग जरूर करें। इसके बाद है ये गेंदा, आसपास मिर्ची की लाइनें लगी हुई हैं और बीच में एक लाइन पूरी गेंदे के फूल की लगी हुई है। यहाँ से जो भी सारे रस चूसक है ये इससे आकर्षित करके अपनी ओर ले आएंगे। यहाँ पर आप कंट्रोल भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद है उर्वरक प्रयोग से पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास। हमने शुरू में कोरोना में बात करी थी किस प्रकार गिलोय का रस या काढ़ा ये हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। उसी प्रकार मिर्ची के पौध की भी हमको रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, जिससे हम इस बीमारी से बच सकते हैं। आइए हम बात करते हैं पौधों के शुरुआती बढ़वार के लिए आवश्यक है कि उसे रोपाई वाले दिन से ही संतुलित मात्रा में पोषण मिले। यहाँ पर पोषण का मतलब है जो तत्व नाइट्रोजन, यूरिया, फास्फोरस या जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम देते हैं उन सभी तत्वों की बात की जा रही है, वो उसे संतुलित मात्रा में मिले। बेसल डोज में प्रयोग उर्वरक के एक्टिव होने तक, जब तक जो हमने बेसल में दिया था एनपीके या और जो भी, वो जब तक एक्टिव नहीं रहता 20-25 रोज में, उससे पहले पहले हमको क्या करना है, पानी में घुलनशील जो उर्वरक है उनको देना है। उनकी मात्रा क्या रहेगी, जैसे आप 18-18-18 या 19-19-19 जो खाद आता है उसका उपयोग कर सकते हैं। 2 kg 2 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रति सप्ताह, एक सप्ताह में 2 किलोग्राम प्रति एकड़ में। और कैल्शियम नाइट्रेट या मैग्नीशियम सल्फेट भी आप 1-1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से चलाएं। इसके बाद है 30 से 35 दिन के बाद वर्षा काल में ड्रिप के प्रयोग। जब वर्षा काल आता है तब हम ड्रिप के उपयोग से ड्रिप का प्रयोग करके उर्वरक नहीं देते, तो तब आप क्या करें, जब तक आप किसी प्रकार का उर्वरक या रासायनिक पदार्थ नहीं देते हैं तब तक आप जो फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर और जिंक, इन तीनों चारों को सोल्यूबलाइज करने के लिए बैक्टीरिया आते हैं, जीवाणु आते हैं, उनको आप चलाइए। जैसे पीएसबी सुना होगा, फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, सल्फर सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, जिंक सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, ये अलग अलग प्रकार के जीवाणु होते हैं जो आपकी फसल को इनकी उपलब्धता बढ़ाने में मदद करेंगे। इसके बाद हम बात करें सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति के लिए साप्ताहिक अंतराल पर उर्वरक का प्रयोग करें। सूक्ष्म तत्व जो भी हमारे 7-8 सूक्ष्म तत्व जो मुख्य होते हैं उसका आप स्प्रे कर सकते हैं या इन लाइन में भी आप खोलकर चला सकते हैं। इसके बाद हम बात करें खड़ी फसल में प्रयोग रोग से कैसे बचाव करें। यदि हमारी फसल 1 महीने 2 महीने बाद हो गई है, इतनी बड़ी हो गई है, उसमें हमें कैसे बचाव करना चाहिए इस बारे में हम देखते हैं। तो रोग के प्रसार को रोकने के लिए रोग ग्रसित पौधों को देखते ही खेत से उखाड़ कर बाहर कर दें। मिर्ची में रोपाई के 30 से 35 दिन बाद नीम बीज गिरी जो नीम ऑयल होता है कि 3 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें, या 45 ml एक पंप पे 15 लीटर के पंप। 10 दिन के अंतराल पे 2 से 3 बार आपको इसका छिड़काव करना है, ये लंबे समय तक चलता रहता है। मिर्ची में लीफ कर्ल वाहक सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए आपको कीटनाशक उपयोग करना है। कीटनाशक 14 दिन के अंतराल पर बदल बदल कर। आप यदि एक ही कीटनाशक का उपयोग करेंगे तो जो सफेद मक्खी है उसमें इसके प्रति रेजिस्टेंस आ जाएगा, प्रतिरोधकता आ जाएगी। इसलिए आपको 14 दिन के अंतराल पर बदल बदल कर उपयोग करना है कीटनाशक का। और ये अंतराल भी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि अगर ज़्यादा ही दिख रहा है तो जल्दी करें, वरना आप आराम से मतलब 1-2 सप्ताह का समय ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करें कीटनाशक का छिड़काव फल बनने की अवस्था तक आपको करना है। यहाँ नीम ऑयल के बारे में एक बताया गया है कि इस प्रकार से नीम ऑयल होता है। कीटनाशक का सही अनुप्रयोग किस प्रकार से आपको करना है, तो जैविक उत्पाद के प्रयोग से कीटों में कीटनाशक के प्रति रोधकता नहीं आती और ये लंबे समय तक अपना असर दिखाता है। जो जैविक अपन यूज करके जैसे नीम ऑयल, इसके प्रति कीटों में प्रतिरोधक क्षमता नहीं आती है और ये लंबे समय तक अपना असर दिखाता है। रासायनिक कीटनाशक की मात्रा बढ़ाने के बजाय उसमें उपयोग दक्षता मतलब यूज इफिशियंसी पर कार्य करने की जरूरत है। जब हम अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे या डोज बढ़ाकर डालेंगे तो उसमें जो कीट है हमारे फसल में, जैसे थ्रिप्स और मक्खी, उनमें जल्दी प्रतिरोधक क्षमता आएगी। इसलिए हमें जो मतलब डोज है वो 10 ml यदि बताया गया है तो 10 ml ही डालना है। हमें इस चीज पर कार्य करना है कि किस प्रकार से हम इसकी इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से ये ज्यादा प्रभाव करेगा, इस बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए। हम कीटनाशक का प्रयोग साप्ताहिक अंतराल पर बदल बदल कर, जैसे रासायनिक फिर जैविक या फिर रासायनिक, इस प्रकार से एक बार कॉन्टैक्ट, एक बार सिस्टमिक, फिर कॉन्टैक्ट, इस प्रकार से। सफेद मक्खी, थ्रिप्स और मकड़ी के नियंत्रण के लिए
हमें ये इस रोग पर यदि अगर कंट्रोल करना है तो इन तीनों को नियंत्रण करना होगा। इसके बाद है खड़ी फसल में रोग से बचाव के लिए कीटनाशक है। तो यहाँ पर है पायरिप्रोक्सीफेन। सबसे पहले पायरिप्रोक्सीफेन, इसकी जो मात्रा है 25 ml प्रति पंप पे है। 330 ml प्रति कोटी 200 लीटर पानी और 200 ml एक एकड़ के लिए सफिशियंट है। इसके बाद है फेनप्रोप्थ्रिन, ये इसकी जो मात्रा है ये है 5 मिलीलीटर 5 ml 15 लीटर पे, 60 ml 200 लीटर की कोटी पे और 100 मिलीलीटर एक एकड़ के लिए 300 ml पानी में मिलाकर देना है। इसके बाद है पायरिप्रोक्सीफेन और फ्रेनप्रोप्थ्रिन, ये जो है इसकी मात्रा अपने को 15 ml रखना है पंप पे, 200 ml 200 लीटर पानी में मिलाकर एक कोटी पे और 300 ml एक एकड़ के लिए सफिशियंट है। इसके बाद जो किसानों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले कुछ कीटनाशक है, इनमें कुछ कंपनियों के नाम भी है, परंतु हम इसका ऐसा सपोर्ट नहीं करते कि आप यही लीजिए। आप अपने हिसाब से इनका चयन कर सकते हैं। इसमें है थाइमिथॉक्सेन या लेमडासाइलोथ्रिन, ये जो है अलीका नाम से एक दवाई आती है। इसकी जो मात्रा है ये 15 ml प्रति पंप के हिसाब से। ये प्रोपेनोफॉस साइपरमेथ्रिन है, ये है पॉलीट्रिन सी नाम से, किलक्रोन नाम प्लस से, प्रोक्सीफेन प्रोक्सीफेक्स सुपर या अजंता सुपर, ये अलग अलग कंपनियों की अलग अलग दवाई है। आप इसमें से कोई से भी उपयोग कर सकते हैं। ये क्या करती है, सफेद मक्खी और थ्रिप्स को कंट्रोल करती है। इसकी जो मात्रा है प्रति पंप पे 35 से 40 ml तक है। इसके बाद है कार्बोसल्फान, मार्शल, आतंक और आयुध, ये अलग अलग कंपनियों के नाम। इसके बाद कुछ और है, तो जैसे एबामेक्टिन आता है, ये एबासिन के नाम से आता है। इसकी जो मात्रा है प्रति एकड़ के हिसाब से 150 ml प्रति एकड़ पे। इसके बाद प्रोपेरजेट, ये है माइट के नाम से आती है, ये मकड़ी को कंट्रोल के लिए काम में आती है। प्रति एकड़ पे अपने को 600 ml इसका उपयोग करना है। इसका है साइजिफर, ये बेनिविया के नाम से आती है, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। और बायो R303, ये भी एक प्रकार का कीटनाशक है जो किसानों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। इसके बाद हम बात करें, एक किसान है हमारे श्री अनिल जी पाटीदार, ये मांडवी मनावर तहसील के रहने वाले हैं। ये जो एक प्लॉट है, ये हाल में इनका ये जो प्लॉट है ये हाल की तस्वीर है और ये इनका आखिरी तोड़ा है, ये आखिरी उत्पादन है जो अभी भी इस समय तक ये ले रहे हैं। इनके लिए हम सराहना करते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने अपनी मिर्ची को बचाया है और ये अभी तक भी इससे प्रोडक्शन ले रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें वायरस अपने को थोड़ा दिखाई पड़ता है, परंतु इन्होंने क्या करा है कि इससे ओवरकम करा है, इससे मतलब इससे फसल को बचा लिया है, पूरी तरीके से नष्ट नहीं होने दिया है। इनकी जो ये वैरायटी लगाई हुई है ये शक्ति 51 है। इसके बाद हम बात करते हैं साप्ताहिक जानकारी। तो जो अच्छी खबर है वो ये है कि जो सरकार है, हमारी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे हैं श्री नरेंद्र जी मोदी, उन्होंने क्या किया है कि सब्सिडी जो डीएपी पे आने वाली थी उसको फिर से बढ़ा दिया है। हमें ऐसा बीच में पता चला था कि 1200 रुपये का जो डीएपी का बैग आता है 50 किलो का, वो बोरी अब 1900 रुपये में मिले। कुछ दिनों तक वो रेट रहा भी, परंतु फिर से सरकार ने सब्सिडी बढ़ा दी है और ये जो 1200 का बैग हमें मिल रहा था पहले, फिर से हमें अब 1200 रुपये का मिलेगा। इसके बाद एक बुरी खबर है, वो है भारत सरकार ने राज्य पत्र जारी करा है जिसमें उन्होंने तुअर, मूंग और उड़द, ये 3 फसलों के आयात से प्रतिबंध हटा दिया है। और ये कब तक हटा दिया है, 31 अक्टूबर 2021 तक। मतलब ये जो खरीफ सीजन अपना खत्म होगा तब तक के लिए यह जो प्रतिबंध है उसे पूरी तरीके से हटा दिया गया है, बाहर से आयात किया जाएगा। इसका प्रभाव क्या होगा, तो जो खरीफ सीजन में जो भी हम दाल वाली फसल तुअर, मूंग और उड़द लगाते हैं, का रेट, ये संभावना है कि उनका जो भाव है गिर सकता है। इसके बाद है दूसरी जो बुरी खबर है, वो बक्सवा हीरा खदान से है। यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार ने छतरपुर में एक वन क्षेत्र है जहाँ पर बक्सवा हीरा खदान के लिए मंजूरी दे दी है। बिरला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को ये 382 हेक्टेयर भूमि जंगल दे दिया है। क्या इसकी मांग चल रही है यहाँ पर क्या है कि हीरो की खदान या हीरे प्राप्त होने की संभावना है, इसलिए ये यहाँ पर दे दिया गया है। ये जो जगह दी जा रही है इसमें करीब करीब 2 लाख पेड़ है। इसका ये ज़्यादा मुख्य इसलिए है क्योंकि अभी हम पूरी तरीके से कोरोना से बाहर निकल भी नहीं पाए हैं, अभी तक हमारी आपूर्ति पूरी तरीके से ऑक्सीजन की हो भी नहीं पा रही है और हम इस प्रकार का प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे तो ये हमारे लिए बुरी बात है। इसके बाद है बक्सवा के जंगल को बचाने का मामला गरमाया और युवाओं ने सोशल मीडिया पर छेड़ा अभियान। ये न्यूज़पेपर की खबर है, परंतु आप ट्विटर वगैरह पर या किसी प्रकार से आप इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो युवा बढ़ चढ़कर इसके खिलाफ, ये जो हो रहा है इसके खिलाफ पूरी तरीके से बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है
और मैं आप सभी किसान भाइयों से भी निवेदन करता हूँ कि आप भी इसके खिलाफ इस आंदोलन में या यूं कहें इस मुहिम में क्योंकि ये बुरी चीज़ है, इस मुहिम में सभी का सहयोग करें और इसे बचाने में हमारी सहायता करें। इसके बाद हम बात करें तो भगवंत एग्री क्लिनिक से आप संपर्क या सलाह कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अलग अलग जिले के हिसाब से आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद आपके कमेंट का क्या महत्व है, तो आप जो भी चीज़ें कमेंट में अगर किसी विषय पर बात करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बता दीजिए। हम अगले वीडियो में उस कमेंट पर उस विषय पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। आपके कमेंट से हमें ये प्रतीत होगा कि हमारे जो सम्मानीय किसान भाई है उन्हें ये सारी चीज़ें समझ आ रही है और वो इस प्रकार की चीज़ों को देखने के लिए उत्सुक है। साथ ही अधिक जानकारी के लिए आप अपना मोबाइल नंबर वहाँ कमेंट में भी लिख सकते हैं, हम वहाँ से आपको कॉन्टेक्ट कर लेंगे। इसके बाद है भगवान ग्रुप ऑफ एग्रियंस, जिस ग्रुप पर आप ये वीडियो देख रहे हैं इस ग्रुप को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जो सारे हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए और जो अपने साथी किसान हैं उन्हें भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, साझा कीजिए कि वो भी इस वीडियो को देखें और इन बातों को समझे कि क्यों हमारे लिए मक्का की कतारें लगाना जरूरी है, क्यों हमारे लिए गेंदे के फूल की कतारें लगाना जरूरी है, क्यों हमें जो रोग ग्रसित पौधे या पौधों के अवशेष है उनको नष्ट करना जरूरी है, और किस प्रकार से हम जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसे बढ़ा सकते हैं, और किस प्रकार से हम कृषि में या हमारे जो खेत है उन खड़ी फसल में इस रोग से हम बचाव कर सकते हैं। इस रोग से बचने के लिए केवल एक ही उपाय है, वो है सावधानी, या जो भी चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं वही एक अकेला मात्र इसका उपचार है। मैं आप सभी किसान भाइयों का हमारी ओर से धन्यवाद करता हूँ। आपका साथ ही हमारे लिए आशीर्वाद है। धन्यवाद।